गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यह क्लास 12वीं के समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 3 का भाग 3। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा की मांग और पूर्ति। तो आइए हम आज का ये अपना वीडियो लेक्चर शुरू करें। सबसे पहले इसका है, देखिए, मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग आखिर क्या है? तो मुद्रा की मांग हमें यह बताती है कि लोग कुछ द्रव्य क्यों चाहते हैं, यानी कि आखिर उसको द्रव्य की आवश्यकता क्यों है। अब इसका आंसर देखिए यहाँ कि मुद्रा क्या करता है कि सौदों के संचालन के लिए आवश्यक है। अगर सौदा आप करेंगे तो किस में करेंगे? तो करेंसी में। जैसे कि 500 रुपये का हुआ, 1000 का है, या 10,000 का है, 1,00,000 का है, जितने का भी है तो वो किस में होगा? वो करेंसी में ही होगी। सौदों के मूल्य यह तय करेंगे कि लोग कितना द्रव्य रखना चाहेंगे। यानी कि अगर उसे, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको कोई ड्रेस खरीदना है, तो ड्रेस खरीदने के लिए आप जो है ना, उतने जैसे जिस क्वालिटी के ड्रेस आप खरीदना चाहते हैं उस हिसाब से ही अपने पास द्रव्य यानी कि धन लेके चलेंगे। जितने अधिक सौदे किए जाएंगे, अगर मान लो कि आपको ड्रेस के अलावा भी और कुछ चाहिए, तो उसके लिए और अधिक पैसे की जरूरत होगी, मांग होगी, क्योंकि सौदों की मात्रा आय पर आधारित होती है। यह स्पष्ट है कि आय में वृद्धि होगी। जैसे ही जब लोग अपनी बचतों को द्रव्य के रूप में रखने के बजाय बैंकों में रखते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है, लोग कितना रुपया अपने पास रखेंगे ब्याज की दर पर भी निर्भर करेगा। विशिष्ट रूप से जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो लोग अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी कम रखते हैं। देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी की बात करें तो अगर ब्याज की दर, जहाँ पे ब्याज की दर ज़्यादा हो, तो आप क्या करेंगे? तो आप वहाँ पे बैंक में रखेंगे ताकि आपको जो है ना उस पर ब्याज मिले, पैसा बढ़े। तो आप क्या करेंगे? उसको अपने घर में रखना कम पसंद करेंगे। अगर ब्याज की दर कम हो जाएगी तो क्या होगा कि बैंकों में जमा पूंजी कम होती जाएगी। देखो, कम रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि द्रव्य को रोक कर रखने का अर्थ होता है ब्याज वाली जमाओं का कम होना। यानी कि ब्याज जितना मिलना है, अगर आप उसको अपने पास रखोगे तो उसका मतलब क्या है कि वो आपको नहीं मिला, जो आमदनी आने वाली थी वो नहीं आई। इस प्रकार कम ब्याज की प्राप्ति, इसलिए ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग गिर जाती है। ऊंची ब्याज दरों पर जब ब्याज दर अधिक होती है तो मुद्रा की मांग क्या हो जाती है? गिर जाती है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाएं आती हैं। या तो नकदी हो या बैंक जमाएं हो। जिस प्रकार बैंक जमाओं में सम्मिलित किया जाता है, इस आधार पर मुद्रा के अनेक माप हैं। अब अनेक माप नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं जरा। अब इसके बारे में कह रहे हैं कि अध्याय के अंत में उपायों के बॉक्स को, तो उसको बाद में हम देखेंगे। एक व्यवस्था में या दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें दो प्रकार के बैंक के द्वारा ये किया जाता है। पहला है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था। अब हम जानते हैं कि आखिर केंद्रीय बैंक होता क्या है। तो केंद्रीय बैंक, आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक एक अति महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है। लगभग प्रत्येक देश का अपना केंद्रीय बैंक होता है। भारत को अपना केंद्रीय बैंक सन 1935 में मिला, यानी कि, और इसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या है? 1935 में। केंद्रीय बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब देखिए, इसके जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं उसकी बात हम करते हैं हम यहाँ। तो यह देश की मुद्रा का निर्गमन करता है। निर्गमन मतलब जारी करता है। यह अनेक उपायों द्वारा, जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, कोष अनुपातों में परिवर्तन, देश में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार का बैंकर किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का संरक्षक है।
या बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति कार्य करता है, जिसकी आगे विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। मुद्रा की पूर्ति के दृष्टिकोण से हमें इसके करेंसी निर्गमन यानी कि करेंसी को जारी करने का कार्य पर ध्यान देना है। केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्गमित करेंसी जनता के पास हो सकती है या व्यावसायिक बैंकों के पास। उच्च शक्ति द्रव्य कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, उच्च शक्ति द्रव्य अथवा रिजर्व द्रव्य या मौद्रिक आधार, क्योंकि यह साख निर्माण के आधार के रूप में कार्य करता है। अब साख निर्माण क्या होता है वो आगे इसी में जानेंगे, इसी चैप्टर में। अब देखिए, पहली बात तो हमने क्या केंद्रीय बैंक के बारे में, अब दूसरा है क्या व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार की संस्थाएं हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था के एक भाग है। निम्न खंड में हम व्यापारिक बैंक व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी कि आगे के खंडों में। यह जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का कुछ भाग उन लोगों को देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं, यानी कि जो लोन लेना चाहते हैं। दिए जाने वाली ब्याज दर उधार लेने वालों से वसूले जाने वाले ब्याज दर से कम होती है। यानी कहने का मतलब है कि बैंक आपको आपकी अगर पूंजी अगर पैसे अगर जमा है तो आपको कम ब्याज देगी, और अगर आप लोन लेते हो तो लोन पे आपसे ज़्यादा वसूलेगी। इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर जिसे स्प्रेड कहते हैं। अब स्प्रेड क्या है? तो स्प्रेड का मतलब है कि लिए गए ब्याज बैंक के द्वारा लिए गए ब्याज माइनस दिए गए ब्याज, क्या निकलता है? स्प्रेड निकलता है। यह क्या कहलाता है? बैंक का लाभ होता है। जमाओं तथा ऋण की प्रक्रिया को आगे समझाया गया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक कहानी की चर्चा करते हैं। देखिए जरा कहानी क्या है। एक बार एक गांव में लाला नाम का एक सुनार रहता था। इस गांव में वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए लोग स्वर्ण या अन्य कीमती धातुओं का उपयोग करते थे। दूसरे शब्दों में यह धातुएं मुद्रा का कार्य कर रही थी। गांव के लोगों ने सुरक्षा के लिए स्वर्ण को लाला के पास रखना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए लाला के पास रखना शुरू कर दिया। उनका सोना रखने के बदले में लाला गांव वाले को एक कागजी रसीद दे दिया करता था। कागज पर का रसीद, उनसे कुछ शुल्क ले लिया करता था, यानी कि उससे कोई फीस लेता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ लाला द्वारा निर्गमित रसीदें, यानी कि जो उनके द्वारा रिसीप्ट दी जाती थी, द्रव्य की भांति चलने में आ गई। इसका यह अर्थ हुआ कि गेहूं खरीदने के लिए सोना के देने के बजाय कुछ लोग गेहूं अथवा जूते अथवा कोई और सामान के लिए लाला द्वारा जो उस दी जाती थी कागजी रसीदें, वो देने लगे। इस प्रकार कागजी रसीदें द्रव्य का काम करने लगा, यानी कि पैसे का, क्योंकि गांव में हर एक व्यक्ति इनको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने लगा। विनिमय यानी कि लेन देन के माध्यम के रूप में इसको स्वीकार करने लगा। अब यह मानकर चलते हैं कि लाला के पास 100 किलोग्राम सोना है जो विभिन्न लोगों के द्वारा जमा किया गया है। उसने 100 किलोग्राम सोने से संबंधित रसीदें निर्गमित कर दी, यानी कि उसको जारी कर दिया। इस समय रामू लाला के पास आता है और 24 किलोग्राम सोने का ऋण मांगता है। क्या लाला यह ऋण दे सकता है? उसके 100 किलोग्राम सोने के दावेदार तो पहले से ही हैं, तो भी लाला यह निर्णय ले सकता है कि सोना जमा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में अपना सोना निकालने नहीं आएंगे। इसलिए वह रामू को ऋण दे देता है और इसके लिए उससे कुछ कीमत वसूल कर लेता है। यदि लाला राजू को 25 किलोग्राम सोने का ऋण दे देता है, रामू उसे अली को दे सकता है। अली इस 25 किलोग्राम सोने को लाला के पास रख देता है और बदले में रसीद प्राप्त कर सकता है। इसका प्रभाव क्या होगा?
कि यह कागजी रसीदें द्रव्य की भांति द्रव्य पैसे की तरह काम करते हुए 125 किलोग्राम हो जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा समझने में हो गया होगा कैसे। तो देखिए, एक 25 किलोग्राम यहाँ पे उसने दिया, फिर उसने उसको दिया, फिर उसने फिर से उसको दिया, अब फिर से उसने दिया, तो ये क्या हो गया, 125 किलोग्राम की तरह ये काम करेगा। ऐसा लगता है कि लाला ने हवा में द्रव्य का सृजन कर लिया है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था ठीक इसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार इस उदाहरण में लाला द्वारा व्यवहार करता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। अब क्या हुआ कि लाला के पास गांव के लोगों का 100 किलो सोना था। अब वो रामू उसके पास पहुंचा, तो रामू को लाला ने 25 किलोग्राम सोना दिया। और रामू क्या करता है, इस 25 किलो सोना को खुद नहीं रख के और 25 किलो सोना देता है और उसके बदले में पैसा ले लेता है। और उसके बाद ये रामू क्या करता है, तो अली को ये 25 किलोग्राम सोना दे देता है। और अली क्या करता है, इस 25 किलो सोना को किसके पास दे देता है, लाला को फिर से दे देता है 25 किलो, और इसके बदले में वो रसीद प्राप्त कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 25 किलो, यही 25 किलो का रसीद जो है ना, ये फिर अलग अलग जगह पे देता है। तो इस तरीके से ये 125 किलोग्राम के बराबर हो जाता है। और यही बैंक का होता है, ऐसे ही रोटेशन चलते रहता है, क्योंकि लाला ने भी वहाँ पे कमीशन लिया है, फिर उसके बाद रामू ने कमीशन लिया, और फिर अली ने भी कमीशन लिया। तो इस तरीके से ये चलते रहते हैं। व्यावसायिक बैंक उन फर्मों या तथा व्यक्तियों के बीच जिनके पास अतिरिक्त कोष है, यानी कि एक्स्ट्रा जमा पूंजी है, तथा वे जिनकी कोषों की आवश्यकता होती है, मध्यस्थता करते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त कोष होते हैं वे उन्हें बैंकों के पास जमाओं के रूप में रख सकते हैं, और जिनको इनकी आवश्यकता होती है वे गृह ऋण यानी कि होम लोन, उपज ऋण यानी कि कहने का मतलब कि आप कि उपज जो होगी उसके लिए कृषि ऋण जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चरल लोन आदि के रूप में बैंकों से उन्हें उधार ले लेते हैं। इसमें एजुकेशन लोन वगैरह भी आता है। लोग बैंकों में द्रव्य इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक जमाओं पर कुछ ब्याज देता है। बैंकों में अतिरिक्त कोषों को रखना घर की अपेक्षा सुरक्षित भी है। जैसे कि उपयुक्त उदाहरण में लोगों ने ये देखा, लोग अपने सोने को अपने पास न रखकर लाला के पास रखना पसंद करते हैं। चेक तथा डेबिट कार्ड के आधुनिक संदर्भ में मांग जमाओं को रखना लेन देन को आधुनिक, सुविधाजनक एवं सुरक्षित बना देता है। यद्यपि इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता। मकान खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नगद रुपये देने के विषय में कल्पना कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मकान कोई खरीद रहा है और उसमें तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ रुपए उसको देना है। बैंकों में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है? अब ये प्रश्न आता है कि बैंकों में जो जमा की गई राशि होती है, जो धन होता है, उसका बैंक करता क्या है? तो उसको उसी पैसे को जो हम लोग जमा करते हैं, उसी पैसे को बैंक फिर किसी और को जिसको आवश्यकता होती है उसको लोन के रूप में उपलब्ध कराता है। या मान कर कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिसने बैंक में धन जमा किया है एक ही समय में अपने धन को नहीं निकालेगा। बैंक इन कोषों को का किसी व्यक्ति को जिसको कोषों की आवश्यकता है, यानी जिसको पैसे की आवश्यकता है, ब्याज पर दे सकता है। वास्तव में बैंकों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनको समय पर कोष वापस मिल जाए। इस प्रकार बैंक को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि इस प्रकार बैंक इन कोषों का कुछ भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रख लेता है, और जब भी वे चाहे कोई भी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार देना चाहेंगे। लेकिन बैंकों को जीवित रखने के लिए जमाकर्ताओं को धन वापस करना अधिक महत्वपूर्ण है। लोग अपने धन को बैंकों में तभी रखेंगे जब वे पूरी तरीके से आश्वस्त हो, यानी कि पूरी तरीके से उन्हें विश्वास हो जाए कि उसको मांगे जाने पर वापस वो पैसे मिल जाएंगे।
एक बैंक को इसलिए अपना उधार देने संबंधी क्रियाओं को इस प्रकार संतुलित करना चाहिए कि उनके पास जमाकर्ताओं को मांगे जाने पर देने के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो। तो अभी के लिए इतना ही है और अगले भाग में हम जानेंगे बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।